दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि कल मैंने आपको हिंदी की क्लास दी हुई थी और जब तक वो क्लास कंप्लीट नहीं होती यानी वो आधे में छोड़ना सही नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट कर दिया, मतलब उसी को आगे, यानी वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, आज वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी के साथ यही ध्यान रखने वाली बात है, मैंने कहा आप किसी भी गियर में चलिए, किसी भी चाल से चलिए, लेकिन हिंदी को कछुए की चाल से चलना है। स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे विद इन अ वीक, यानी एक हफ्ते के अंदर आपका जो काम होगा, यानी जैसे आज टॉपिक दिया है, नेक्स्ट वीक तक आपको हिंदी की क्लास अब अगले हफ्ते आएगी सीधे, तब तक आपको क्या करना होगा, जैसे 3 टॉपिक अब हिंदी गहन अध्ययन वाला मैंने प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बनाया। जैसे जो मैंने पहले हिंदी पढ़ाई है, जो चाहता है कि मैंने एक बार उसको पढ़ लूं, थोड़ा सा सीख लूं, दोबारा सर के साथ पढ़ूंगा, वो भी कर सकता है। आप लोग चाहें तो कई लोग जैसे फोल्डर बना है यूके SSS हिंदी नाम से, वहां देख लें, वहां एक बार समझने की कोशिश करें। जो समझ नहीं आएगा उससे भी डेप्थ में मैं अब जो क्लासेज आ रही हैं उसमें दूंगा, तो आपके दोनों तरीके से रिविजन भी हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी। इस फोल्डर को जैसे आप लोग देख रहे हैं, तीसरी वीडियो आज है, 3 की 3 वीडियो आपके तैयार रहने चाहिए। एक हफ्ते में तीनों वीडियो पे गूगल सर्च करना है, यूट्यूब वगैरह सर्च करके कोई फायदा नहीं होगा, किताब सर्च करना, गूगल सर्च करना, 2 जगह से आप लोग देख लेना कितनी सिमिलरिटीज है, कौन से पॉइंट नए मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं। इस तरीके से अपनी मेहनत पे अगर विश्वास करोगे तो आपका चयन श्योर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास बहुत एग्जाम है, पटवारी, लेखपाल, दरोगा, कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा जो भी ग्रुप सी लेवल के एग्जाम है। साथ ही साथ कल आने वाले, कल शायद भूगोल की क्लास आएगी आपकी, और वो अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। परसों भी संभवतः भूगोल की क्लास आएगी। संडे को आपकी लोअर पीसीएस मेंस का अगला टॉपिक आएगा, और साथ ही साथ आप लोगों का संडे को कोई ना कोई दूसरी चीज भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आज जो पढ़ेंगे, हम लोग संज्ञा देख रहे थे। आप लोगों को कल एक कंफ्यूजन था, संज्ञा के प्रकार 5 दिया हुआ है, कई लोग कह रहे थे ल्यूसेंट बुक में। देखो बच्चों, मैंने आपसे पहले भी जब पढ़ाया था, 2 सोर्स में आपको बता देता हूं। NCERT अर्थ के आधार पे वो 3 प्रकार के देता है। साथ ही साथ पृथ्वी नारायण पांडे जी, यूपी में चलती है उनकी किताब, उसमें भी 3 दिए हैं। जो 2 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जिसके अंदर द्रव्यवाचक और समूहवाचक दिए हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? जातिवाचक का। यानी ऐसा नहीं है कि वो संज्ञाएं नहीं है, लेकिन अधिकांशतः जो मानक बुक हैं उसमें जातिवाचक का ही सब वो दिए हैं, 2 टाइप, और उसमें से एक क्या दिया हुआ है? द्रव्यवाचक, और इसी के अंदर एक क्या दिया हुआ है? समूहवाचक। ये जो था आपका, जिसको कंफ्यूजन था, वो इसी का पार्ट। अगर हम लोग टोटल काउंट करें तो हमारा भी देखिए, पहला क्या हो जा रहा? व्यक्तिवाचक, ठीक है, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। 3 तो हमारे भी ये थे, 2 हमने और पढ़े, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो इस आधार पे किताबों में 5 दिया होगा, लेकिन अधिकांश जो मानक किताबें मैंने जो पढ़ी है, मैंने जो देखी, उसमें जातिवाचक का ही सब पार्ट दिया हुआ है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो उसमें कंफ्यूजन मत होना, पेपर में या 3 ही आएगा, 5 आएगा। किसी केस में अगर 5 और 3 दोनों आ जाते हैं तो आप लोग क्या करना, जो किताब आपके पास है अगर वो ऑथेंटिक है, उसमें जो दिया है वो डालना। अगर जो 3 अगर पेपर में आते, 3 मारते तब तो ठीक है, फिर भी किसी ने अगर 3 कर दिया, वो सोर्स के लिए मुझसे कहना, मैं आपको रिलायबल सोर्स उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, 2-3 चीजें आज हमने क्लास में देखनी है, और उन चीजों से भी लगभग क्वेश्चन आ सकते हैं, देखना। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद लिखो। व्युत्पत्ति मतलब जिस मूल शब्द से उसकी उत्पन्न हुआ है, यानी वो जहां से निकल के आए हैं। ठीक है, तो लिखो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। व्युत्पत्ति का मतलब हुआ बच्चों, अर्थ इसका हुआ मूल शब्द से जो निकला हुआ है, यानी जो इसका मेन था, जहां से इसका ओरिजिन हुआ, वहां से जो निकला हुआ उसको बोलते हैं व्युत्पत्ति। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है, ये हम लोगों ने देखना है, संज्ञा के भेद। ये अपने आप में व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3। अब हमने ये 3 के 3 देखने हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ दे कि क्या यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्या पता। आप लोग बस इसी तरीके से बढ़ते चलो, आप लोग मेहनत कीजिए और आपका मेहनत का परिणाम बहुत जल्दी दिखेगा। स्लोली हिंदी को पढ़ाने का बहुत बड़ा इंटेंशन है। हिंदी में बहुत लोगों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और इन शब्दों को, इन चीजों को शब्द के अर्थ सहित पढ़ना। जो भी हिंदी पढ़ोगे उस शब्द का अर्थ पकड़ लेना कि क्या है, शब्दों को तोड़ना सीखना। ठीक है, तब हिंदी स्ट्रांग होगी आपकी। देखिए 3 आधार होते हैं। पहले को बोलते हैं बच्चों रूढ़ संज्ञा, रूढ़ संज्ञा। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं यौगिक संज्ञा। क्या बोलते हैं? यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा। अब ये क्वेश्चन छांटने भी आते हैं। ठीक है, और तीसरे को बोलते हैं योगरूढ़ संज्ञा, योगरूढ़
संज्ञा। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा यहीं से बन गया, इनमें से कौन सा एक व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद नहीं है। ध्यान से सुनना, इनमें से कौन सा एक व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन 1 रूढ़ संज्ञा, ऑप्शन 2 यौगिक संज्ञा, ऑप्शन 3 योगरूढ़ संज्ञा, ऑप्शन 4 व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या तीसरा जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। एक क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट ऐसे ही पकड़ने हैं, चीजों को इसी प्रकार से लेके चलो, इसका परिणाम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। खुद से प्यार करो, किताबों से प्यार करो, जो पढ़ते हो उससे प्यार करो, खुद पे भरोसा रखो, हर पॉइंट से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, सोचो कि इस पॉइंट से क्या क्वेश्चन आएगा, तब जाके चीजों पे कमांड बनती है। ठीक है, देखो रूढ़ संज्ञा किसको कहते हैं बच्चों, जिसके आप लोग सार्थक खंड नहीं कर सकते। इसके नीचे लिखो, जिसके सार्थक खंड ना हो, जिस शब्द के या जिसके सार्थक खंड ना हो। मैंने क्या कहा आपसे कि आपको क्या करना है कि जो शब्द भी आप पढ़ोगे उसके अर्थ पता होने चाहिए। जिसके को तो पता है, सार्थक खंड मतलब टुकड़े ना हो। ठीक है, जिसके सार्थक खंड ना हो लिखो, हो लिख दिया। ठीक है, ना हो मतलब वो तोड़ नहीं सकते हो आप लोग। इसका क्या मतलब हुआ, इस शब्द को मैंने हाईलाइट कर दिया, इसके अंदर अंडरलाइन कर दिया। सार्थक मतलब सार्थक, सार्थक यानी विथ मीनिंग, यानी अर्थ सहित। सार्थक यानी इसका क्या अर्थ है, सार्थक यानी जो अपने आप में कोई ना कोई मीनिंग रखता हो, जो कोई ना कोई अपने आप में अर्थ रखता हो, उसको बोलते हैं सार्थक। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जिसके सार्थक खंड ना हो, यानी जब आप उसको 2 भागों में तोड़ोगे, जब शब्द को तोड़ोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। जो टूटा हुआ शब्द है उनकी कोई मीनिंग नहीं होगी, यानी सार्थक खंड ना हो। अगर लिखिएगा सार्थक खंड हो तो शब्द को तोड़ोगे तो दोनों शब्दों के अपने अपने अर्थ होंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैंने यहां लिख दिया राम, इसको तोड़ो, क्या अर्थ बनाओगे, रा प्लस मौ लिख दिया, रॉ प्लस मौ लिख दोगे या रॉ प्लस आ प्लस मौ, के कोई अर्थ बना, इसका मतलब ही नहीं होता। आम, क्या तोड़ोगे इसको और क्या शब्द बनाओगे, बताओ। राम आम, कोई शब्द बना इसका मतलब कोई टूट के बना, मतलब ही नहीं होता है। सेब, कोई अर्थ नहीं बनेगा। देखो मकान, कोई अर्थ नहीं। दिल्ली, ये यानी अपने आप में संज्ञा शब्द भी हैं और साथ ही साथ इनका कोई भी सार्थक खंड नहीं हो रहा। क्वेश्चन फिर पेपर में पूछेगा, इनमें से कौन सा एक रूढ़ संज्ञा शब्द है। ऑप्शन दे देगा सेब, ऑप्शन दे देगा पाठशाला, ऑप्शन दे देगा पीताम्बर, ऑप्शन दे देगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वहां बेहोश मत होके आना, चीजों को सीखना, आत्मा को परमात्मा के पास जाने से बचाना, UKSSC के बाणों को सहने की हिम्मत रखना। जैसे ही बाण पड़े उसको निकाल के बैक कर देना। तो आप लोगों को ये सब चीजें क्या करनी है, इसी प्रकार से चलनी है। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों यौगिक संज्ञा। यौगिक का अर्थ क्या होता है, योग, योग मतलब ऐड, जिसको आप लोग जोड़ सकते हैं। यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा का सीधा सीधा मतलब है ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों में टूटे और दोनों के अपने क्या हो, मीनिंग हो। तो इसके नीचे लिख लो सीधे सीधे, 1 से अधिक सार्थक खंड के योग से बने हो। ठीक है, यानी 1 से अधिक सार्थक खंड के योग से बने हो। 1 से अधिक सार्थक खंड के योग से बने हो, खंड के योग से बने हो। अब इसका क्या मतलब है, देखो यानी ये क्या कह रहा है अपने आप में, 1 से अधिक सार्थक, सार्थक मतलब विथ मीनिंग, यानी उसका अर्थ है खंड के योग से बने हो। यानी जब उनको तोड़ोगे, जब उनको तोड़ोगे तो दोनों की अपनी मीनिंग होगी, दोनों की मीनिंग होगी तो जब जोड़ेंगे तो अपने आप में उसकी भी कोई ना कोई मीनिंग होगी। ठीक है, यानी 1 से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने हो, या जब उसको तोड़ोगे दोनों खंडों की मीनिंग होगी सार्थक। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए विद्यालय, यानी विद्या प्लस आलय, यानी क्या बनाइए, विद्यालय। ठीक है, यानी इसका विद्या मतलब एजुकेशन, शिक्षा, आलय मतलब उसका घर। ठीक है, तो दोनों का अपनी मीनिंग है। यानी सार्थक खंड तोड़ के जब मैंने ये विद्यालय शब्द को तोड़ा तो इसका कहीं ना कहीं अर्थ था, नहीं था, बताओ। बिल्कुल था, बोलो क्यों, क्योंकि विद्यालय में एक खंड विद्या हो गया, दूसरा आलय, यानी विद्या मतलब क्या होगा, सार्थक अर्थ क्या है इसका, इस एजुकेशन, आलय मतलब घर। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल जैसे मैंने पाठशाला लिख दिया, नीचे लिख देना आप। ठीक है, पाठशाला क्या बना, देखो पाठ मतलब जहां पे अध्ययन होता है, पाठशाला मतलब घर। ठीक है, यानी उसके भी अपने आप में क्या होगी, मीनिंग होगी और कहीं ना कहीं उसका भी अपना अर्थ होगा। इसी प्रकार आपको धर्मालय लिख लो, धर्मालय, धर्म प्लस आलय, ये क्या बनाए,
बना नहीं बना, धर्म मतलब रिलीजन से संबंधित, आर्य मतलब उसका घर जहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है या धर्म से संबंधित जो चीज होती है। तो इस प्रकार से यौगिक संख्या ऐसा ही संज्ञा को बोला जाएगा जिसको तोड़ने पे सार्थक खंड बने, यानी उसकी कोई ना कोई अपने आप में मीनिंग हो। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा एक यौगिक संज्ञा का एग्जाम्पल है, एक रूढ़ संज्ञा का एग्जाम्पल दे देगा, एक योग रूढ़ का दे देगा, एक यौगिक का दे देगा, एक उपयुक्त में से कोई नहीं देगा। तो वहां बेहोश होने से बढ़िया है कि अभी इस कक्षा को सीख लीजिए, अभी समय है, समय रहते चीजों पे काम कर लीजिए, अभी मेहनत कर लीजिए, तभी कंधे पे स्टाल लगेंगे, तभी हाथ में एक डंडा होगा, या तभी राजस्व निरीक्षक का काम करोगे, या तभी राजस्व भूमि अभिलेखों का मतलब क्या करोगे, अपने पास रिकॉर्ड रखोगे। ठीक है, अगला देख लीजिए यौगरूढ़ संख्या। यौगरूढ़ संख्या का भी इसी प्रकार से अर्थ होता है, यानी इसमें थोड़ा सा इससे मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या है, जिनके भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हो, यानी कहीं ना कहीं आपने उसमें क्या कर दिया, जब उसको तोड़ोगे, यानी जिनके भिन्न भिन्न शब्द सार्थक तथा वे मिलकर एक विशेष अर्थ बनाए। कहने का मतलब इसी प्रकार से उसको भी तोड़ोगे, लेकिन जब उसको ज्वाइंट करोगे जो शब्द बनेगा वो एक प्रकार से किसी एक पर्टिकुलर चीज की ओर इंडिकेशन करेगा, कहीं ना कहीं आपकी बहुव्रीहि समास की ओर जा रहा है। यानी जिनके सार्थक खंड हों, जिनके सार्थक खंड हों तथा वे किसी विशेष अर्थ को बनाए। यानी विशेष अर्थ को बनाए का मतलब क्या है, जब वो मिलेंगे, जब वो जॉइंट होंगे, तो उस जॉइंट से जो बनेगा शब्द उसका कोई एक इंडिविजुअल मीनिंग होगी, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यानी वो पर्टिकुलर किसी एक चीज की ओर इशारा करेगा, वो सबकी ओर इशारा नहीं करेगा। जैसे विद्यालय अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि विद्यालय तो कई प्रकार के हो सकते हैं। विद्यालय मतलब प्राथमिक विद्यालय हो सकता है, माध्यमिक हो सकता है, या उसके बाद हायर एजुकेशन से संबंधित हो सकता है, पाठशाला है, कई प्रकार की पाठशालाएं हो सकती है, किसी में किसी चीज का अध्ययन होगा, तो ये अपने आप में जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन ये जो यौगरूढ़ है, इनको जब तोड़ोगे, खंड अर्थ तो होगा, लेकिन ये जब ज्वाइंट होंगे, ज्वाइंट होने के बाद जो इसकी मीनिंग बनेगी पर्टिकुलर एक चीज की बनेगी, उसका अर्थ सिर्फ एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा, तो वो अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा बना देगा। जैसे एग्जांपल देखना है, इतना करने के बाद इसको मैं रेस्ट करता हूं। ठीक है, देखिए उसका एग्जांपल आपने देखना है यौगरूढ़ संज्ञा का। कैसे होगा, आपसे मैंने क्या कहा, जब वो जॉइंट होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर चीज की ओर क्या करेंगे, इशारा करेंगे। देखिए कैसे होता है। ठीक है, ये है यौगरूढ़ संख्या। ये कैसे बना, इसके एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल जैसे मैंने इसमें लिख दिया, लंब प्लस उदर। लंब मतलब क्या होता है, लंबा, उदर पेट, यानी इसका जो अर्थ होता है लंबोदर। लंबोदर किसको बोला जाता है, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर भी तो कहता हूं शब्दों के अर्थ पता होने से। लंबोदर यानी ये बोला जाता है गणेश जी को। यानी कहने का मतलब आपका जो दोनों चीजें हैं इनके सार्थक खंड हुए, यानी इसका भी अर्थ है लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट। जब दोनों जुड़े वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को दिखाते हैं। अब लंबोदर आप सिर्फ गणेश को बोलते हो तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। अब लंबोदर ऐसा नहीं कि लंबोदर में बहुत से लोग आएंगे, इंडिविजुअली वो गणेश जी की ओर इशारा करता है, तो कहीं ना कहीं यौगरूढ़ संज्ञा का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और दूसरा आपका हो सकता है, पीत प्लस अंबर। ठीक है, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़े से संबंधित है। ठीक है, यानी इसका जो अर्थ बना, इसका अर्थ बना पीतांबर। पीतांबर किसके लिए बोला जाता है बच्चों, विष्णु के लिए। किसके लिए बोला जाता है, विष्णु के लिए। ठीक है, यानी जिसके शरीर में क्या है, पीला अंबर है, यानी पीला अंबर यानी पीले कपड़े हुए पीतांबर जिसको बोला जाता है, वो अपने आप में क्या हो गया, पीतांबर, यानी अपने आप में विष्णु जी के लिए यूज हो गया। ठीक है, तीसरा इसी प्रकार के दशानन, यानी दशानन किसके लिए बोला जाता है, 10 प्लस आनन। जब तोड़ोगे शब्द देखो, आनन, यानी 10 सिर वाला कौन है, रावण, यानी दशानन। दशानन किसके लिए बोला जाता है, रावण के लिए। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कहीं ना कहीं जब आप यौगरूढ़ संज्ञा की ओर आए, आपने क्या देखा, जो अर्थ हो रहे हैं, सार्थक खंड हो रहे हैं, उसका तो कोई ना कोई मीनिंग है, लेकिन वो जब जुड़ रहे हैं उसकी जो शब्द है वो किसी एक इंडिविजुअल की ओर इशारा करता है, यानी वो किसी एक चीज की ओर इशारा करता है, यानी कहीं ना कहीं वो व्यक्तिवाचक की ओर इशारा करता है। जबकि यौगिक संख्या जब जुड़ रही थी वो व्यक्तिवाचक की ओर न करते हुए जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा कर रही थी, और जबकि जो रूढ़ संज्ञा है वो अपने आप में अलग ही इसमें से क्या करती है, अपने आप में भूमिका निभाती है। तो तीनों ही कॉन्सेप्ट आपके समझ आ होंगे। अब नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, नीचे से नोट लगाइए। क्या लिखेंगे, नोट लगाएंगे, और नोट करके लिखिए, नोट लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से नोट कीजिए,
नोट। तो हमेशा ध्यान रखना एक पॉइंट, यौगिक संज्ञाओं से जातिवाचक संज्ञा बनती है, जो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, पूरा लिखना है। यौगिक संज्ञा से जातिवाचक संख्या की ओर, जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा होता है, जबकि योगरूढ़, ठीक है, जबकि योगरूढ़ संज्ञा से किसकी ओर इशारा होगा, अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर इशारा होगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर क्या होगा, अपने आप में एक प्रकार का इंडिकेशन आपको मिलेगा। कहने का मतलब व्यक्तिवाचक की ओर अपने आप में ये दिखाता है। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको यौगरूढ़ संज्ञा मिलेगी तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मार देना। अब यौगरूढ़ संज्ञा क्या होती है आप समझ गए, और कभी भी आपको यौगिक संज्ञा मिलेगी तो उसमें आप लोग क्या मार देना, जातिवाचक संज्ञा मार देना। कहने का मतलब अगर कभी आपसे पेपर में पूछते हैं विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है, वहां बेहोश मत होके आना। आपसे पूछेगा लंबोदर किस प्रकार की संज्ञा है, वहां बेहोश मत होके आ जाना। तभी आप लोगों से कहता हूं एक बार अध्ययन कीजिए और इस प्रकार से पढ़िए कि आपकी सितारे, आपके हाथ में डंडा, आपके हाथ में भूल अभिलेख, सारी चीजें क्या हैं, आराम से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये देखना था यौगिक संज्ञा, रूढ़ संख्या और यौगरूढ़ संख्या। इसके बाद आपको देखना है शब्द। जैसे शब्द होते हैं, शब्द के हमेशा याद रखना कि बच्चों दो रूप होते हैं, दो प्रकार के शब्द होते हैं। तो एक लिखो शब्द के रूप, शब्द के रूप लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे आता नहीं, मैंने फिर भी बता दिया आपको। एक शब्द होते हैं बच्चों विकारी, क्योंकि थोड़ा सा मैं यही बता देता हूं। दूसरा होता है अविकारी। शब्द के दो रूप लिखो, विकारी और अविकारी। विकारी के आगे डैश करके लिखना है, विकारी के आगे डैश करके लिखना है ऐसे शब्द जिसमें लिंग मतलब जेंडर, ठीक है, वचन सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है, और कारक आदि के कारण परिवर्तन आए, ठीक है, परिवर्तन आए। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अपने आप में विकारी कहलाते हैं। जबकि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक, ये टॉपिक है आपकी, मैंने पढ़ाई नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन ना आए, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अपने आप में अविकारी शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो विकारी की। जैसे सभी संज्ञा शब्द विकारी शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं, विशेषण शब्द विकारी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द जो होते हैं अपने आप में क्या होंगे, विकारी शब्द होंगे। तो क्या लिखा आपने, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और ये सब के सब आपके टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं। मैं आपको इनको पढ़ाऊंगा कि क्या संज्ञा होती है, क्या सर्वनाम होता है, क्या क्रिया होती है, क्या विशेषण होता है। जबकि अविकारी शब्द का एग्जाम्पल लिखिए, सभी अव्यय शब्द अविकारी होते हैं, सभी अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं, सभी अव्यय शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। इसको कैसे समझना है वो आप लोग देखिए। तो ये आपको एक तो यहीं पे पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी पूछता है इनमें से कौन से विकारी शब्द होते हैं, तो ये ध्यान रखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या होते हैं, विकारी। अब संज्ञा तो पढ़ लिया आपने, लेकिन सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस पे अभी सिर्फ ये फैक्ट के तौर पे देखना। दूसरा, अव्यय मैंने पढ़ाया नहीं है, ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। इनमें ये अविकारी शब्द होते हैं। तो अगर आपको पूछता है कि अविकारी का एग्जाम्पल कौन से होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, और ये डायरेक्ट विकारी के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, ये होते हैं। ध्यान से सुनना, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन ऐसे ना दे, मतलब इनके नाम ना लिखे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी है, इनके नाम ना लिखे, ऐसा भी हो सकता है। आपसे हो सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए वो किसी संज्ञा शब्द का एग्जाम्पल दे दे। कहने का मतलब जैसे लड़का, इस प्रकार से, या किसी सर्वनाम शब्द का एग्जाम्पल दे दे, उसका, या किसी विशेषण का एग्जाम्पल दे दे, अच्छा, या किसी क्रिया का एग्जाम्पल दे दे, खेलना, खेल, ठीक है, खेलना, या खाना, या जो भी लिखोगे आप, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपको एक इस प्रकार के टोटल एग्जाम्पल दे दे और इसमें धीरे धीरे आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि जैसे कि ये कौन सी अपने आप में इसमें विकारी शब्द है, लड़का जैसे संज्ञा, उसका, अच्छा, या पढ़ता लिखो, पढ़ना भी एक क्रिया होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इन सभी शब्दों को विकारी शब्द बोला जाता है। क्यों इनको विकारी शब्द बोला जाता है, क्योंकि इसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आते हैं। आप कहोगे सर मजा नहीं आ पा रहा, समझ ही नहीं आ रहा, क्या क्या बोल रहे हो, बता नहीं। देखो
इसका मतलब क्या है, इतना आपने नोट कर लिया होगा। विकारी शब्दों को मैं आपको समझाता हूं क्या होते हैं, ठीक है। कैसे भी शब्द विकारी बनते हैं, कैसे शब्द अविकारी बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने क्या कहा, ऐसे सभी शब्द जो विकारी शब्द होते हैं, ऐसे सभी शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। जैसे एक संज्ञा शब्द पकड़ो लड़का, अब आपने इसका लिंग परिवर्तन करो, ये शब्द बदल जाएगा, यानी लड़के का मतलब जेंडर मेल, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज करोगे जेंडर, तो लड़के की जगह क्या कर दिया आपने, लड़की शब्द लिख लिया, हुआ नहीं, बताओ। लिंग के आधार पे इसका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, शब्द का रूप बदल गया। इसके अलावा इसको सिंगुलर प्लूरल जो होता है, एक वचन बहुवचन, उसमें कन्वर्ट करो। लड़का सिंगल है, बहुत से लोग होंगे तो क्या बोलोगे उसको, लड़के, तो ये अपने आप में वचन के कारण इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कारक भी होता है। इसी प्रकार देखिए ये परिवर्तन हो गया क्योंकि शब्द में लिंग, वचन या कारक के आधार पे जो परिवर्तन होता है, कारक पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, विकारी शब्द। इसी प्रकार से कोई सर्वनाम शब्द पकड़िए। सर्वनाम किसको कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे यूज हुआ जाता है, क्योंकि बार बार संज्ञा का रिपीटेशन होता है, उससे बचने के लिए। सपोज एक सर्वनाम शब्द उसका है, ये सर्वनाम मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी देखो इसका लिंग चेंज करो, उसका का क्या हो जाएगा, उसकी। बहुवचन में चेंज करो, उसके, चेंज हुआ नहीं हुआ, बताओ, परिवर्तन आए नहीं शब्दों में इनके कारण। और इसके अलावा तीसरा शब्द क्या हो सकता है, अपने आप में विशेषण हो सकता है। विशेषण किसी चीज की विशेषता, यानी अगर कोई अच्छा है, अच्छा उसकी विशेषता है, तो उसको चेंज करो, यानी जेंडर चेंज करो, तो अच्छा की जगह क्या यूज करोगे आप लोग, अच्छी यूज करते हो, ध्यान होगा आपको। इसी के अलावा बहुत अच्छे हैं तो अच्छे यूज करोगे, ये चेंज हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, बोलो। और लास्ट जैसे आता है क्रिया, क्रिया का मतलब जैसे पढ़ता, यानी लड़का अगर पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, तो इसको जेंडर चेंज करो, लड़का पढ़ता है की जगह लड़की क्या हो जाएगी, पढ़ती है, चेंज हुआ नहीं। या बहुत से लोग हैं तो पढ़ते हैं, तो ये क्या हो रहा है अपने आप में, यानी इसमें कहीं ना कहीं इन शब्दों में क्या हो गया, लिंग, वचन और कारक के आधार पे क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये अपने आप में अपना रूप बदल देते हैं, तो इसका मतलब ये सीधे सीधे क्या है, अपने आप में विकारी शब्द हो गए। अब इसी में अविकारी शब्द आता है। अविकारी ऐसे शब्द होते हैं जो अपना रूप नहीं बदलते, इनके कारण वो हमेशा एक समान रहेंगे, और उनमें जो आता है एग्जाम्पल जो आता है अव्यय के एग्जाम्पल होते हैं। कैसे, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ऐसे के ज्यों का त्यों रहते हैं। जैसे धीरे धीरे, अगर मैंने ये शब्द कहीं पे लिखा धीरे धीरे, ये किसी के साथ बदल के दिखाओ, लड़का, लड़के, किसी के साथ बदलो, इसको नहीं बदल पाओगे, ये शब्द धीरे धीरे ही रहेगा। जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, बना। लड़की का जेंडर चेंज करो, लिंग चेंज करो, लड़की धीरे धीरे चलती है, ये शब्द नहीं बदलेगा, ठीक है। यानी फिर बहुवचन में चेंज करो, लड़के धीरे धीरे चलते हैं, बदला नहीं बदला, ये धीरे धीरे ऐसा ही रहेगा, कुछ भी हो जाए, लिंग बदले, वचन बदले, कारक बदले, इसका रूप नहीं बदलना है। इसके अलावा जैसे एक एग्जाम्पल मैंने मत लिख दिया, देखो, उसे मत मारो, उसको मत मारो, ठीक है। इसके अलावा उसे मत दो, ये मत शब्द ऐसा ही रहेगा। इसके अलावा और, ये और शब्द हमेशा ऐसा रहेगा, लड़के और लड़कियां, कुछ भी लगाओ आप, ये और शब्द कभी नहीं बदलना है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, तेज हो सकता है, धीरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग क्या करना, अव्यय शब्द को, सभी अविकारी हैं, आप सेंटेंस में खुद ही पकड़ लोगे कि कौन सा अव्यय है। अब देखना ध्यान से, पूरा एक सेंटेंस दिया होगा, हो सकता है उसमें आपसे अव्यय शब्द पूछे, कौन सा इसमें एक अव्यय शब्द का एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखना, जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द, सभी शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। उसके एग्जाम्पल अव्यय हैं, और अव्यय क्या होते हैं आपको मैंने बता दिया, नेट से, किताब से देख लेना। अव्यय कभी अपना रूप नहीं बदलेंगे। अब अंतिम चीज आपकी आती है, वो मैं बोर्ड में लिख देता हूं, बोर्ड ही से आपको तैयार करना है। हेडिंग डाल लीजिए, भाववाचक संज्ञाओं की रचना के प्रकार। भाववाचक मतलब भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार से होती है, हेडिंग डालना है, भाववाचक संज्ञाओं की रचना, डालिए। लोगों को अब हेडिंग डालना है, भाववाचक संज्ञाओं की रचना, ठीक है। ये मैं चाहता तो स्किप कर देता, आपके सर डाल देता कि आप लोग करिए इसको, ठीक है। करना भी आपको ही है, मैं तो सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कोई शब्द दिया हो और उसको ये पूछ दे कि इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, क्योंकि संज्ञा के अंदर जो सबसे टिपिकल चीज है जो लोगों को दिक्कत करती है वो यही है कि हम लोग उसका भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। इसके लिए कुछ नहीं करना, एक तो आपको अभ्यास, प्रैक्टिस होनी चाहिए, दूसरा आपको शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। जिसको शब्द का अर्थ पता है वो गलत नहीं करेगा। इसीलिए कोई भी जब हिंदी अध्ययन करोगे, हिंदी पढ़ोगे, शब्दों को निकल मत जाना, खा मत जाना। जैसे कई लोग क्या करते हैं,
पढ़ेंगे हिंदी, जो शब्द के अर्थ नहीं आते छोड़ देंगे उसको निगल के आगे बढ़ देंगे। यानी हिंदी कमजोर होने का मुख्य कारण यह है शब्दों के अर्थ को जानने की कोशिश नहीं की गई है, और शब्द के अर्थ उसी में छुपे रहते हैं, तोड़ने की कोशिश करना। कहीं ना कहीं 2-3 बार अगर आप इस प्रकार का अभ्यास करोगे तो उस पर अभ्यस्त हो जाओगे, इसको हमेशा याद रखना। ठीक, अब देखिए, जब भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है बच्चों 5 या 6 प्रकार से हो सकती है, यानी या तो 5 प्रकार से 6 प्रकार से। कई किताबों में 5 दिया है, कई में 6 दिया है। जिसमें 6 दिया है उसमें क्रिया विशेषण एक्स्ट्रा दिया है, इसीलिए मैंने इसको स्टार करके अलग कर दिया है। ठीक है, वैसे जनरली एनसीईआरटी में देखा था 5 ही दिया होता है। एक जातिवाचक संज्ञा से, अब आप सभी जानते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। सर्वनाम अभी पढ़ाऊंगा, विशेषण पढ़ाना है, क्रिया पढ़ाना है, अव्यय पढ़ाना है, क्रिया विशेषण पढ़ाना है। यानी कहीं ना कहीं आप ये देखना, इन सभी चीजों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से और लास्ट क्रिया विशेषण से। अब इसमें कैसे होगा, जब कोई शब्द आपको दिया है, बाय चांस कोई जातिवाचक शब्द आपको दिया है और उस जातिवाचक शब्दों में सपोज उसने आदमी दिया है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं आदमी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब कोई भी आदमी हो सकता है, पर्टिकुलर आदमी तो नाम लिया नहीं। तो इस जातिवाचक संज्ञा में जब कभी भी आप चीजों के पीछे प्रत्यय लगाओगे, प्रत्यय और उपसर्ग आपका सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। प्रत्यय उपसर्ग मैंने एक बार करा दिया है, यूके हिंदी वाले फोल्डर में जाके देखना, वहां प्रत्यय और उपसर्ग कराया होगा, बाद में फिर देख लेंगे। तो जो प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होता है, शब्दों के पीछे लगते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे कोई शब्द होता है उसके पीछे अगर मैंने कोई शब्द ऐड किया हुआ है तो उसको प्रत्यय बोला जाता है। उपसर्ग लगता है शब्दों के आगे, वो जब आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ प्रत्यय के नाम लिख लीजिए आप, जैसे तो लिखा है मैंने, आधा तो, फिर वो, पहला शब्द ये लिखिए तो, दूसरा पन लिख लीजिए, तीसरे पा लिख लीजिए, फिर ता, फिर य, फिर बड़ी ई, फिर आस, फिर हट, फिर वट, फिर अ, फिर आव और फिर यत। ठीक है, इस प्रकार आदि कर देना। ठीक है, इस प्रकार से कई ऐसे प्रत्यय शब्द हैं, जब आप इनके पीछे उनको लगाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के रूप में चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। अब बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछता है इसका भाववाचक क्या होगा, पहली बात तो सुनना, वो जो भाववाचक होगा उसकी एक प्रॉपर मीनिंग होगी। यानी वो ऐसा नहीं कि मीनिंगलेस होगा, यानी आपके जहन में वो शब्द होगा ही होगा। मान के चलिए आपने वो शब्द सुना ही होगा। कहने का मतलब जैसे आदमी है, आदमी के अगर आगे पीछे में प्रत्यय लगा दूं, यत प्रत्यय लगा दूं, लास्ट वाला देखो, तो क्या बन जाएगा, आदमीयत। तो अपने आप में क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, ईश्वर थोड़ा सा अपने आप में दो, एक तो शब्द लगा रखा मैंने, ये ईश्वरत्व हो गया, एक इसके लिए ऐश्वर्य भी बोला जाता है भाववाचक, इसीलिए मैंने इसको लिखा है, इसको मैंने स्टार कर दिया। ठीक है, इसके अलावा किशोर, किशोर का थोड़ा सा अपने आप में कैशौर्य होता है, इसमें आपका प्रत्यय नहीं लगा होगा, इसके लिए भी मैंने क्या कर दिया, स्टार लगा दिया, इसको देखना है। इसके अलावा तरुण, तरुण का तारुण्य या तरुणाई, ठीक है, तारुणाई या तारुण्य या तारुणाई होता है। प्रभु, ता प्रत्यय लगा दिया, प्रभुता बन गया। बच्चा, पन लगा दिया, बचपन बन गया। निज, निजता या निजत्व हो गया, निज मतलब प्राइवेसी, ठीक है, अपने मतलब इंडिविजुअल। बूढ़ा, बूढ़ा का हो गया बुढ़ापा। इसके अलावा युवक का यौवन, शिशु का शैशव, शिशुता या शिशुत्व, ठीक है। संस्कृति का ध्यान रखना, स्टार लगा देना, संस्कार हो गया। परिष्कृत का परिष्कृत मतलब परिष्कार हो गया, ठीक है। सुजन का सौजन्य, खोजना का खोज, खेलना का खेल आदि, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के एग्जाम्पल हैं कि हाँ, आपको भाववाचक संज्ञा में चीजों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है 1 नंबर में एग्जाम की दृष्टि से। आप लोगों का काम क्या होगा, इसको देखो, इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों को सिर्फ ये नहीं की गारंटी कि यही आएगा, आप लोगों को क्या करना है, आपके पास जो किताब है उसमें शब्दों को एक बार देखना। आप क्या करना, एक दिन कभी तो वाले शब्द पढ़ लेना कि कौन कौन से भाववाचक शब्द तो से बन रहे हैं, कभी पन से पढ़ लेना, कभी पा से, यानी आप सिर्फ उस पर एक नजर मार देना। नजर मारोगे तो आपकी जो वोकैबुलरीज होगी शब्दों की, हिंदी का जो शब्दकोश होगा वो क्या करेगा, अपने आप में बढ़ेगा, और हिंदी का शब्दकोश बढ़ेगा, उसके अर्थ पता चलेंगे। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, कोई ना कोई शब्द उन्हीं के बीच से आपको आ जाएगा, आपको तुरंत वो क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा और आप उसको टिक इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपकी चीजें समझ आई होंगी, आप इस भाववाचक संज्ञा वाले पोर्शन पे काम करोगे। हम लोग कल अगली क्लास जीएस के साथ मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलता हूं आपके साथ। थैंक यू।